हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कंप्लीट करेंगे क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस। बहुत कमेंट आप लोगों का था कि डीबीएमएस करवाइए, डीबीएमएस करवाइए। चलिए आज कंप्लीट कर ही देते हैं इसको, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो लोग पुराने हैं उनको लाइक करना है, शेयर करना है। क्या यही तो अपना रूल है कि हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप हमको क्या दीजिएगा? लाइक, शेयर, कमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरा निपटाते हैं इस पूरे टॉपिक को। क्या है, कौन सा तुरम खान है, ये क्यों परेशान कर रहा है आप लोगों को, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। और जो दिन में सरप्राइज दिए थे, आप लोगों को गिफ्ट दिए थे, उस पर कितने लोग रजिस्टर्ड किए हैं वो लोग भी फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये भाई डेटाबेस होता क्या है। ये जो मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें कितने वर्ड हैं? एक तो पहला है डेटाबेस। डेटाबेस को भी पार्ट में डिवाइड करें तो एक डेटा हो जाता है, एक बेस हो जाता है, फिर है मैनेजमेंट और सिस्टम, ठीक है। इतना चीज है इसमें। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल भाषा में समझे तो डेटा तो आपको बता ही दिए कि कोई भी ऐसा चीज कंप्यूटर पे जो होता है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी, वो क्या कहलाता है? डेटा। और उसको जब एक साथ जोड़ लिए, एक ग्रुप बना लिए, तो उसको बोल दिए डेटाबेस। अब उसको जो मैनेज कर रहा है, उसको जो संभाल के रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है, उसको बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस यही कहानी है। क्या हुआ? डेटा का कलेक्शन हो गया डेटाबेस। तो देखिए यहां पे डिफिनेशन क्या बोलता है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इन interrelated data that is organized in such a way that it can be easily accessed, managed and updated। हिंदी में समझे, डेटाबेस ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारा डेटा, जानकारी व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है ताकि उसे आसानी से स्टोर कर सके, एक्सेस कर सके, यानी कि उससे डेटा ले सके हम, और उसको अपडेट भी कर सके। तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। अब इसी डेटाबेस को जो हम पूरा मैनेज करते हैं उसको मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए। पहले स्कूल में क्या होता था कि एक रजिस्टर रहता था, उसमें आपका नाम होता था, ठीक है। फिर आप फीस भरते थे तो वो भी एक रजिस्टर में मेंटेन, एक रसीद काट के देता था तो वो मैं मैनेज करता था। फिर आपका अटेंडेंस देखने के लिए एक रजिस्टर्ड होता था जिसमें कि आपका डेली बेसिस पे अटेंडेंस लगता था। तो अलग अलग रजिस्टर्ड में आपके अलग अलग डेटा होते थे। अब उसी चीज को क्या कर दिया हम लोग, डिजिटल फॉर्म में कर दिए, एक सिस्टम बना दिए, वहां पे सेम चीज कर रहे हैं लेकिन डिजिटली। रोल नंबर, नाम, क्लास, ये सारा कुछ एक ही जगह आपको स्टोर कर रहे हैं। तो वो हो गया आपका डेटाबेस में स्टोर करना। पहले फिजिकली था, अब क्या है? डिजिटली हम लोग कर रहे हैं ये चीज। आगे बढ़े। अब क्या है? कंपोनेंट ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डीबीएमएस। A database management system DBMS is a software used to manage and organize a database। अभी आपको बताएं कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए, संभाल के सारे चीजों को कॉम्बिनेशनल तरीके से रखने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट सिस्टम। किसका? डेटाबेस का। तो ये हो गया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। हार्डवेयर लगेगा भाई हमको, कोई फिजिकल डिवाइस तो होगा जिसमें हम स्टोर करेंगे। वो क्या क्या हो सकता है? आपका कंप्यूटर हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है, कोई हार्ड डिस्क हो सकता है। ये एक स्टोरेज का आपका हार्ड, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकल सामान है जिसमें कि हम इसको भर के रखेंगे। फिर एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए भाई। जो डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या है आप देख लीजिए। माइस्क्वेल है, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज करता है इन डेटा को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। फिर डेटा होना चाहिए, द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, ये सारा कुछ स्टोर करेंगे, यही हो गया हमारे लिए डेटा। अब इसके बाद यूजर। यूजर मतलब कि भाई डेटाबेस में तो डाल दिए लेकिन उसको कोई मैनेज भी तो करेगा। जैसे उसका एडमिन कोई हो गया कि एडमिन पूरा उसको हैंडल कर रहा है, संभाल रहा है कि कौन सा डेटा रखना है, कौन सा डिलीट करना है। कोई एक आदमी तो होगा, मल्टीपल आदमी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा? एडमिन हो गया, डेवलपर हो गया, कोई यूजर हो गया। मान लीजिए आप ही को एक्सेस दे दिए, आपको आज वेबसाइट एक दी है हम सबको, वहां पे आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है ना।
तो आप भी तो डेटा चेंज कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप भी हो गए यूजर में। फिर प्रोसीड्यूर क्या हो गया, कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा, ठीक है, डीबीएमएस का, कि कैसे एक्सेस करना है, कैसे बैकअप लेना है इसका। पता चले कि आज आप रजिस्टर किए और सुबह डेटाबेस ही गायब हो गया, कुछ रूल तो होगा, बैकअप तो रखना पड़ेगा हमको, ये तो मेरा सारा डेटा गायब हो जाएगा। तो ये क्या प्रोसीड्यूर में आता है। इसके बाद हिंदी समरी समझे तो डेटा डीबीएमएस एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को संभालने, मैनेज और सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर और प्रोसीजर शामिल होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, आपको जो वीडियो देख रहे हैं, बाकी आप कहीं भी किसी का भी वीडियो देखिएगा, इसमें आपको लास्ट में 2-3 स्लाइड 4 स्लाइड हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि जो एसक्यूएल का कमांड होता है, कि एसक्यूएल जैसे डेटाबेस क्रिएट करना है क्या कमांड चलाएंगे, डेटाबेस अपडेट करना है क्या कमांड चलाएंगे, किसी टेबल से डेटा लेके आना क्या कमांड चलाएंगे, ये सब क्वेश्चन में तो आते हैं, लेकिन कहीं भी आप थ्योरी वाला क्लास देख लीजिए नहीं बताता है। वो बताता कौन है, जब आप डीबीएमएस या डेटाबेस एसक्यूएल पढ़िएगा प्रॉपर प्रोग्रामिंग के लिए, तब बताया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लास्ट में हम जोड़ दिए हैं, तो नोट्स जरूर देख लीजिएगा और उसको रट्टा मार लीजिएगा। साथ साथ जो लोग टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए भैया, वहां पे सब कुछ अपलोड करते हैं, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे। आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि नोट्स कहाँ से लिए, नोट्स कहाँ, अरे भाई टेलीग्राम पे जुड़ो तो सही, सब कुछ अपलोडेड है वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस यानी डीबीएमएस। डीबीएमएस में डेटा को 3 लेवल पर रखा जाता है ताकि उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके और किसी बदलाव का असर पूरे सिस्टम पर ना पड़े, ठीक है। सिंपल भाषा में कौन कौन सा लेवल है भाई, एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, जो कि यूजर देखता है, यूजर कुछ चीजें देखता है, अंदर में क्या प्रोसेस चल रहा है उसको नहीं पता, लेकिन आगे जो फ्रंट पे जो दिख रहा है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल लेवल हो गया, व्यू लेवल हो गया। इसमें क्या हो सकता है, स्टूडेंट अपना मार्क्स देख लेता है, एडमिन क्या करता है कि स्टूडेंट का लिस्ट देख लेता है, जैसे हम आप लोगों का लिस्ट देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि कौन और दूसरा मेरे अलावा रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कौन कौन लोग किया है। आप अपना देख रहे हैं कि आप एग्जाम दिए तो आपको कितना नंबर आया, दूसरा क्या नंबर लेके आया वो दूसरा आदमी देखेगा। तो ये जो देखने वाली चीजें हैं ये है व्यू लेवल पे होता है। इसके बाद है कॉन्सेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल, ठीक है। कि अब सपोज कीजिए आप लॉग इन करते हैं, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालें, मोबाइल नंबर पासवर्ड डालें और बटन दबाएं, लॉग इन हो गया। तो अंदर में हम कुछ तो कोडिंग लिखे होंगे कि ऐसे आंख बंद करके लॉग इन हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ लॉजिकल जो पार्ट होता है वो लॉजिक कॉन्सेप्चुअल लेवल में जाता है। फिर होता है इंटरनल लेवल, डेटा फिजिकली कैसे स्टोर हुआ है हार्ड डिस्क में, क्या फॉर्मेट है। मान लीजिए हम कोई इमेज स्टोर करवाएं तो उसका फॉर्मेटिंग तो कुछ तो होगा, या आप मान लीजिए कि अभी हम आपका नाम है ये वेर कैर में हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। आपका कोई आईडी है, रोल नंबर है, वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो कुछ तो फॉर्मेट होगा। ये सारा कुछ कहाँ जाता है, इंटरनल लेवल में, फिजिकल लेवल में जाता है, ठीक है। 3 लेवल समझ गए आप। इसके बाद चलिए अब होता है 3 लेवल आर्किटेक्चर। ये क्या होता है भाई, इसको ऑल्सो कॉल्ड 3 स्कीमा आर्किटेक्चर बोला जाता है। क्या पर्पस होता है, टू सेपरेट डेटा स्टोरेज, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड यूजर व्यू। इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए ये इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर को यूज किया जाता है। अब क्या क्या है भाई, अभी आपको बताएं एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है, यूजर व्यू होता है। यह वो हिस्सा है जो यूजर को दिखता है, हर यूजर को उसकी जरूरत के अनुसार व्यू मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल, बैंक कलर कैन सी कस्टमर नेम एंड बैलेंस बट नॉट पासवर्ड, नॉर्मल सी चीज है। कॉन्सेप्चुअल आपको बता ही दिए क्या होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास मार्क, ये सब आप जो चीजें हैं ये पूरे डेटाबेस को लॉजिकल डिजाइन करता है और एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। इंटरनल चीजें हो गई है। फिर होगा इंटरनल लेवल पे फिजिकल व्यू, डेटा को स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क पर कैसे रखा जाता है ये बताता है। यूजर को इसकी जानकारी नहीं होती कि कहाँ पे कौन सा स्टोरेज है, क्या है, नहीं है, नहीं पता होता ना, कौन से टेबल में रखा है, ये तो हम जानेंगे ना भाई। ये सारा कुछ क्या है, ये इंटरनल लेवल में गया। भाई कौन मैसेज कर रहा है अभी, चलो छोड़ो। अब है 5वां टॉपिक नंबर कि मैपिंग अमॉन्ग द 3 लेवल। ये जो 3 लेवल आपको बताया इसमें मैपिंग कैसे होता है। मैपिंग का मतलब होता है एक लेवल के डेटा को दूसरे लेवल से जोड़ना। अब इसमें एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग जो है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से कनेक्ट करता है। बस नाम से ही पता चल रहा है, कोई इतना कोई
बड़का चीज़ नहीं है। फिर है कॉन्सेप्चुअल से इंटरनल मैपिंग, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को इंटरनल स्टोरेज से जोड़ देगा, बात खत्म। अब एग्जांपल कि अगर इसमें स्टूडेंट टेबल में एक नया कॉलम जोड़ा जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चेंज होगा ये, ऐसा तो नहीं कि यूजर लेवल पे ही डायरेक्ट चेंज करते हैं। अगर डेटाबेस में हम चेंज कर रहे हैं, एक टेबल में एक नया कॉलम जोड़ रहे हैं, मान लीजिए पहले हम थे आपका नाम ले रहे थे, आपको अभी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, नेम, मोबाइल नंबर और क्या एक डलवाते हैं ईमेल और एक पासवर्ड, ठीक है। अब मेरा मन हो गया कि भाई मेल है कि फीमेल ये भी डलवा दे, तो हम यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन देंगे सेलेक्ट करने का। ये कहाँ चेंज करेंगे हम, ये चेंज करेंगे डेटाबेस में, ठीक है। और वो आपको फिर यूजर पे दिखेगा, ऐसा तो नहीं कि यूजर लेवल पे ही हम आपको दे दिए फटाक से आप ही चेंज करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैपिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन फाइल बेस्ड सिस्टम और डीबीएमएस। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। डीबीएमएस से पहले क्या था, फाइल बेस्ड सिस्टम, ठीक है, और अभी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसमें क्या दोनों में डिफरेंस होता है भाई, सिंपल सी चीज देखते हैं। डेटा स्टोरेज कैसे होता है, सेपरेट फाइल फॉर ईच एप्लीकेशन। सिंपल सिंपल बात समझिएगा कैसे। अभी क्या होता है कि डीबीएमएस में एक डेटाबेस बनता है, उसमें सारा कुछ हम लोग स्टोर कर देते हैं, पूरा जन्म कुंडली। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, फाइल बेस्ड सिस्टम का एक नॉर्मल सा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम अभी पीडीएफ बना रहे हैं, मेरा फाइल में कंप्यूटर में सेव हो रहा है। अब यहाँ देखिए ना एग्जांपल में एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ये सारा कुछ क्या होता है, एक फाइल फाइल करके हम सेव करते हैं। कहाँ करते हैं, अपने सिस्टम में किसी ड्राइव में कर रहे हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कुछ भी होगा। आपके मोबाइल में अगर आप सेव कर रहे हैं तो कोई आपके नाम से एक फोल्डर बना होगा, उसमें सेव कर रहे हैं। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये फाइल बेस्ड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब कोई डेटाबेस है, उसमें जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको डीबीएमएस वाला सिस्टम बोलते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम का मतलब कि आप पीडीएफ सेव कर रहे हैं किसी फोल्डर में, मूवी सेव कर रहे हैं, इस तरीके का जो सिस्टम है ये बोला जाता है फाइल बेस्ड सिस्टम। बस इतना सा है, डिफरेंस समझ गए आप। इसमें स्टोरेज कैसे होता है, सेपरेट फाइल को ईच एप्लीकेशन का, हर एप्लीकेशन का सेपरेट फाइल अलग अलग जगह स्टोर हो रहा है। और डीबीएमएस में एक ही जगह, मान लीजिए अगर हमको अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी सेव करना है तो उसी डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। और मान लीजिए स्टूडेंट का नॉर्मली नाम, पता, ये सब भी सेव करना तो उसी डेटाबेस में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में अगर हमको मूवी करना है तो अलग फाइल बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी एक ही फाइल में मूवी भी घुसेड़ दिए और पीडीएफ भी घुसेड़ दिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है। अब देखिए डेटा रिडेंस क्या है, रिडंडेंसी, पता नहीं क्या क्या हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई, फाइल बेस्ड सिस्टम में हाई होता है, मतलब सेम डेटा स्टोरेज मल्टीपल टाइम हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए एक ही मूवी है, अब कितना आप ढूंढिएगा, मान लीजिए 1000 फोल्डर बना हुआ, मान लीजिए आपको किसी फोल्डर में एक पड़ा हुआ था एक मूवी, अब फिर से आपको मन किया कि देखना है, आपको नहीं समझ आया कहाँ है, फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मल्टीपल टाइम हो जाता है। लेकिन डीबीएमएस बहुत ईजी होता है, इसमें जैसे है आपको पता चल जाएगा, अगर उसमें सेव कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि अरे भाई ये तो है, तो ईजी वे में एकदम चुटकी बजाते हैं। डेटा शेयरिंग इसमें डिफिकल्ट है, इसमें बहुत ईजी है डीबीएमएस में। सिक्योरिटी जो है फाइल बेस्ड सिस्टम में लो है, डीबीएमएस में बहुत हाई लेवल का सिक्योरिटी लगा सकते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी जो है हार्ड टू मेंटेन है, मेंटेन करना बहुत हार्ड हो जाता है। डीबीएमएस बहुत ईजी हो जाता है मेंटेन करना, इसीलिए तो नीड पड़ा है डीबीएमएस का, नहीं तो हम लोग फाइल बेस्ड सिस्टम से खुश थे। बैकअप और रिकवरी जो है मैनुअल आप कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक आप शेड्यूल कर दिए भैया इतने बजे डेली हो जाना। जैसे व्हाट्सएप का आप देखे होंगे, व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में एक बैकअप, चैट बैकअप का ऑप्शन होता है, उसको अगर आप सेट कर दिए रात में 2-3 बजे वो ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है। या उसमें अगर आप जीमेल से सेट कर दिए तो जीमेल पे ऑटोमेटिक वो बैकअप होते रहता है। अगर उसको दे दिए कि जब भी नेट से कनेक्ट हो बैकअप ले लेना, तो वो डेली बेसिस पे बैकअप लेगा। तो ये चीज़ें कहाँ हो सकती है, डीबीएमएस में। क्या आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं कि डेली बेसिस पे हम अपडेट कर दो, नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहले छात्र की जानकारी अलग अलग फाइल में रखी जाती थी, फाइल बेस्ड सिस्टम था वो। सिंपल सी बात अभी बताएं आपको कि 4 रजिस्टर था अपने पास, स्टूडेंट का नाम, पता, सब कुछ एक रजिस्टर में करते थे। वो पैसा जमा करता था, बिल काट के देते थे, वो बिल एक रजिस्टर हो गया। और अटेंडेंस के लिए हर टीचर को अटेंडेंस वाला एक देते थे फाइल, जिसमें वो डेली अटेंडेंस बनाता था, अटेंडेंस सिस्टम हो जाता था। अब क्या है, एक ही जगह रख देते हैं सारा कुछ सेंट्रल डेटाबेस में। तो ये है दोनों में डिफरेंस। चलिए आगे बढ़े।
एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी बता दिए, सारा एडवांटेज तो बता ही दिए। चेंज इन डेटा इंडिपेंडेंसी, चेंज इन स्टोरेज स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट प्रोग्राम। मान लीजिए टेबल का नाम बदलने से पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा, अपना नाम बदल दिए, जहां जहां यूज हुआ होगा वहां वहां सिर्फ चेंज होगा, पूरा सिस्टम अदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, वही अभी मल्टीपल टाइम जो आप डेटा स्टोर कर लेते थे, हमको पता भी नहीं चलता था, एक मूवी पहले से पढ़ा हुआ है, एक फाइल पहले से, पीडीएफ पहले से पढ़ा हुआ है, यहाँ पे वो चीज़ें इजी वे में फाइंड आउट कर लेते हैं। इंप्रूव डेटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सेम टाइम कर सकता है। जैसे आपका अभी हम वेबसाइट आपको दिए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी यूज कर रहा है। आप सोच के देखिए, स्कूल का अगर अटेंडेंस वाला रजिस्टर था तो एक टीचर अगर उस रजिस्टर को ले जाके अटेंडेंस ले रहा है तो क्या दूसरा टीचर उसको लेके अटेंडेंस लगा सकता था? नहीं। जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उसे फिर फिजिकली तौर पे लेता नहीं, तब तक वो दूसरी क्लास में नहीं जाता, अगर एक ही रजिस्टर में दोनों चीज मेंटेन हो रहा था तो नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक टाइम पे लॉग इन कीजिए, 4 अलग अलग यूजर अपने अकॉर्डिंग उसमें सारा चीज चेंजेस एक्सेस कर लीजिए। सिक्योरिटी लेवल पे बेटर सिक्योरिटी है इसमें। ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस और मॉडिफाइड डेटा, जैसे मेरा एडमिन है कि कौन सा टेस्ट हम डाल रहे हैं, कितने स्टूडेंट आए हैं, किसका क्या रिकॉर्ड है, सिर्फ हम ही देख रहे हैं ना, आप लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को उतना हम अथॉरिटी दिए नहीं है। बैकअप और एक मिनट चलिए, फोन आ गया था इसलिए हमको पॉज करना पड़ गया, चलिए कोई बात नहीं है, शुरू करें। अब बैकअप और रिकवरी हो सकता है इजी बेस में, आपको बता दिए। कॉन्करेंसी कंट्रोल हो सकता है, मैनी यूजर कैन वर्क टुगेदर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, अभी आपको बताएं, ठीक है, कि एक साथ मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं सेम ही प्रोसेस को, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि डेटा एक दूसरे से घुस रहा है, कर सकता है इजी वे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक ऑफ डेटा डीबीएमएस, मतलब इतना फायदा है तो कुछ नुकसान भी तो होगा, कुछ दिक्कत भी तो आएगा। ड्रॉबैक क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, हर कोई आदमी इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए एक प्रॉपर समझदार इंसान चाहिए मेरी तरह, क्या है, ठीक है। तो डीबीएमएस सिस्टम आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। कॉस्ट जो है इसका एक्सपेंसिव है सॉफ्टवेयर का, क्यों? क्योंकि भैया अगर आप एक रजिस्टर खरीदते हैं तो 20 से 30 रुपए, 40 रुपए, 50, 60 रुपए, 100 रुपए में रजिस्टर आपका आ जाता है। लेकिन आपको लगता है कि एक डेटाबेस आपको 100 रुपए में मिल जाएगा और उसको हैंडल करने वाला बंदा भी साथ साथ, नहीं हो पाएगा ना, तो कॉस्ट यहाँ पे है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग रिड्यूस स्पीड फॉर स्मॉल डेटा सेट। अब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा यूजर एक साथ ही यूज कर रहा है तो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है। साइज, डीबीएमएस रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज एंड मेमोरी। अब ऐसा नहीं कि 1 MB का फाइल में आप डीबीएमएस स्टोर कर दिया, लगे भीड़े हैं, कुछ नहीं होगा, इसके लिए स्टोरेज चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, तो इसलिए कॉस्टिंग बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर अ स्मॉल पर्सनल प्रोजेक्ट यूजिंग फुल डीबीएमएस लाइक ओरेकल में बी ओवरकिल, ए सिंपल एक्सेल फाइल कैन वर्क फास्टर, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सिंपल सा एक अपने घर का एक चार्ट बनाना है, कौन कौन सा सामान मेरा खत्म हो गया, इसको लेना है। अगर आप यही चीज टू डू लिस्ट बनाइएगा डेटाबेस पे तो कितना मतलब फालतू का चीज हो जाएगा। ये तो सिंपल सा आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं, या कोई क्या बोलते हैं एक्सेल फाइल में लिख सकते हैं, डेली बेस पे वहां पे अपडेट डाल दीजिएगा, आज ये खत्म हो गया, कर सकते हैं ना। तो ये सारा चीज है, बट ड्रॉबैक से ज्यादा फायदा है, इसीलिए इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। ड्रॉबैक तो नाम की चीजें हैं कि हाँ, फायदा जहाँ बताते हैं वहाँ ड्रॉबैक भी बताना जरूरी होता है, ये सिस्टम है हमारा, ऐसा दुनिया ही ऐसा है। अगर मेरा आप 4 फायदा बताइएगा तो एक नुकसान भी बताना जरूरी है, नहीं तो बोलेगा सिर्फ बड़ा ये कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही चलता है। क्विक समरी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट, डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन है, ठीक है, जैसे कि स्कूल का डेटाबेस हो गया। डीबीएमएस क्या हुआ, सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेस, जैसे कि माइस्क्वेल हो गया। आर्किटेक्चर 3 लेवल स्कीमा हो गया, जैसे एक्सटर्नल है, कॉन्सेप्चुअल है, इंटरनल है। एडवांटेज, डेटा सिक्योरिटी है, शेयरिंग है, एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम। ड्रॉबैक, कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, जैसे स्मॉल फर्म के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, डेटाबेस कहाँ से वो फालतू का पैसा खर्च करेगा, ये सारी चीज़ें। अब चलिए दूसरे यूनिट पे चलते हैं जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल एंड ईआर मॉडल। भाई ये क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है? A relational model represent data in the form of table, ठीक है। रिलेशन each consist of row and column। अब यहाँ देख लीजिए,
रिलेशनल मॉडल में डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है, हर टेबल में पंक्तियां और स्तंभ होते हैं। अब बता रहे हैं आपको, ये जो इधर से आप देख रहे हैं ये चीज, एक मिनट पेन थोड़ा सा, तभी से हम ब्लैक ब्लैक लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, ये जो पूरा है 1 2, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, रो बोलते हैं। और ये जो पूरा है जिसमें कि हम लिखे हैं रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स और उसके नीचे एंट्री कर रहे हैं, ये पूरा है आपका टेबल। ठीक है, टेबल बोल दिए, रिलेशन भी बोल सकते हैं। ये जो एक एक लाइन है, ये ऊपर वाला लाइन छोड़ दीजिए, सिर्फ नीचे वाला जितनी एंट्री है, जैसे आरती नाम का एक एंट्री हुआ है, पूरा रोहन नाम का हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको टपल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर टपल बोल दे तो समझ जाइएगा एक रो की बात हो रही है। अब क्या है, इधर से अगर है, ये कॉलम है। ठीक है, अब कॉलम में क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट्स हो सकता है, फील्ड हो सकता है। आप गौर से देखिएगा, एट्रीब्यूट्स क्या है, हमारा रोल नंबर है एक एट्रीब्यूट, नेम है, कोर्स है और मार्क्स है। ठीक है, और इधर से अगर देखें रिकॉर्ड में, रो में है, तो एक आरती नाम का एक लड़की है, उसका रोल नंबर यहाँ स्टोर हो गया। ये पूरा एक आरती का पूरा सिस्टम है, मतलब आरती का पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ से अगर सिर्फ रोल नंबर देखें तो मल्टीपल लोगों के यहाँ पे रोल नंबर हो सकते हैं। डिफरेंस यही है, अगर हम कॉलम देखते हैं तो हमें मल्टीपल लोगों के डेटाबेस मिलते हैं, मल्टीपल लोगों के रिकॉर्ड मिलते हैं। लेकिन अगर हम एक रो सिंगल देखते हैं तो हम एक सिंगल रिलेशनल चीजें देखते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। एक रो में किसी एक पर्टिकुलर का पूरा जन्म कुंडली होगा और एक कॉलम में मल्टीपल लोगों का एक ही सिमिलर टाइप का डेटा होगा। डिफरेंस यही है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में भी एक्सेल सीट में इसी तरीके से चीजें होती है। चलिए अब आगे बढ़े। रिलेशनल की कंस्ट्रेंट क्या होता है भाई, बहुत आप लोग सुने होंगे, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। पूछता है भाई, पूछता है, इसलिए बताना जरूरी है। की आर यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रिकॉर्ड इन ए टेबल। किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए की का उपयोग किया जाता है। और डीबीएमएस में मोस्टली जो है आमतौर पर 7 मेन टाइप के की होते हैं। अभी अब सारे की का भी बताएंगे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले होता है सुपर की। कोई भी कॉलम या कॉलम का ग्रुप जो रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान ले, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर की। और इसका एक एक करके डिटेल भी हम आगे वाले स्लाइड में आपको बताएंगे। एग्जाम्पल कीजिए, जैसे रोल नंबर एक सुपर की हो गया। इसके अलावा रोल नंबर प्लस नेम भी एक सुपर की हो जाता है। मतलब इसमें मल्टीपल चीजें हो सकती है। इसके बाद होता है कैंडिडेट की। सुपर की का छोटा मिनिमम वर्जन, बिना एक्स्ट्रा कॉलम या यूनिक आइडेंटिफायर का। अब देखिए, यहाँ पे क्या था, रोल नंबर, और यहाँ था रोल नंबर प्लस नेम। ये दोनों अलग अलग सुपर की हो सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की में क्या होगा, रोल नंबर प्लस नेम नहीं होगा, प्लस वाला सिस्टम ही नहीं है। या तो रोल नंबर है सुपर की कैंडिडेट की, या आधार नंबर है कैंडिडेट की। ठीक है, इस तरीके सिंगल सिंगल जो रहेंगे वो हो जाएगा आपका कैंडिडेट की। प्राइमरी की, चुनी गई मेन कैंडिडेट की यूनिक प्लस नॉट नल होता है। मान लीजिए एक आपने लाइन यहाँ पे एक डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है। अब देखिए, इसको आइडेंटिकल अगर हमको करना है कि मतलब यूनिक होना चाहिए, तो वो क्या चीज कर सकते हैं, एक नाम के 4 लोग हो सकते हैं, ये यूनिक नहीं हो सकता। एक क्लास में 5 लोग हो सकते हैं, ये भी यूनिक नहीं हो सकता। यूनिक क्या कर सकते हैं, रोल नंबर। सबका रोल नंबर अलग अलग होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। नाम हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक क्लास में 50 लोग बैठेंगे, ये ऑटोमेटिक डिसाइडेड है। इसको हम ये नहीं कह सकते एक क्लास में एक ही हो सकता है क्या, ऐसा कौन सा ऐसा क्लास है एक क्लास में एक आदमी बैठेगा, नहीं हो सकता ना। लेकिन रोल नंबर हम कह सकते हैं भाई एक आदमी का एक सिंगल रोल नंबर होगा, एक रोल नंबर पे 2 आदमी नहीं रहेगा, ये यूनिक हो सकता है। तो जो चीज पूरी तरीके से यूनिक है और उसको नल वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब उसको उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा जो सिस्टम है अपने टेबल में, वो कहा जाता है प्राइमरी की। इसके बाद एक होता है अल्टरनेट की। अब बाकी बचे हुए कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, मान लीजिए एक टेबल में 3 हमने फील्ड बनाया, एक रोल नंबर, नेम और क्लास का। रोल नंबर तो अपना प्राइमरी की हो गया। इसके बाद जो भी सिंगल सिंगल बच गया, ये सब क्या है, अपना अल्टरनेट की है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है, रिलेशन बनाती है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर दिए, रोल नंबर कर दिए, नेम कर दिए और यहाँ पे क्लास कर दी। एक और टेबल बनाए फीस का,
ठीक है। और इसमें दे दिए हम आईडी, मतलब कि हर ट्रांजेक्शन का एक आईडी देगा। उसके बाद यहाँ दे दिए रोल नंबर, यहाँ दे दिए पैसा मतलब अमाउंट। अब जब इस फील्ड में अपडेट होगा डेटा तो ये आईडी तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक फिल होगा, क्योंकि हर यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी ये इस फील्ड के लिए, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन वाला फील्ड है उसके लिए ट्रांजेक्शन आईडी हो जाएगा। लेकिन हम पहचानेंगे किसका कि किसने पैसा जमा कराया है। अगर स्कूल का फीस है तो कौन जमा कराया है, तो हम किससे पहचानेंगे, रोल नंबर से, क्योंकि रोल नंबर यूनिक है। अगर यहाँ नाम दे देते हैं तो एक नाम से 4 लोग हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिक चीज डालेंगे यहाँ पे कि इस स्टूडेंट ने डाला, पैसा दिया है, जमा कराया। वो कैसे डालेंगे, रोल नंबर से पता चलेगा। वो रोल नंबर क्या है कि ये वाला जो स्टूडेंट वाला टेबल था इसके लिए ये प्राइमरी की था, लेकिन यहाँ हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं कि ये रोल नंबर वाला बंदा पैसा जमा कराया है। तो उस कंडीशन में इस टेबल के लिए, ट्रांजेक्शन टेबल के लिए, ये क्या हो गया, ये फॉरेन की हो गया कि हम किस टेबल से रेफरेंस ले रहे हैं, ये स्टूडेंट वाले टेबल से रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पर रोल नंबर हमको पता चल गया। अब इस रोल नंबर से हम पूरा इसका जन्म कुंडली निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है ये कहाँ से रोल नंबर आ रहा है, स्टूडेंट टेबल से। यहाँ पे उस रोल नंबर का पूरा डिटेल देख लेंगे भाई कौन है बंदा। तो ये हो गया अपना फॉरेन की। फिर आता है कंपोजिट की। जब यूनिक पहचान बनाने के लिए 2 या ज्यादा कॉलम को मिलाना पड़े, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। जैसे कोर्स आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी को मिला दिए, कंपोजिट की हो गया। ये सब पूछेगा नहीं, बट फिर भी याद रखिएगा। यूनिक की प्राइमरी की जैसे ही होती है, पर यहाँ पे नल वैल्यू हम अलाउ कर देते हैं। जैसे ईमेल भी सबका यूनिक ही होता है एक तरीके से, या फोन नंबर यूनिक होता है। लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, बिना ईमेल आईडी के भी चल जाएगा आपका काम। उस फील्ड को आप खाली भी छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में है तो ये यूनिक, लेकिन नल वैल्यू है, नल वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ऐसे फील्ड को यूनिक की बोलते हैं। अब चलिए एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। जैसे अपना क्या हो गया, सुपर की। ये सबसे बड़ी की फैमिली होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट या कॉलम का ग्रुप जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान सके, उससे क्या बोलते हैं, सुपर की कहते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का। इसमें क्या क्या है, रोल नंबर है, अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, ठीक है। रोल नंबर आप देख सकते हैं 101 102 है। अब यहाँ पे यूनिक पहचान कौन कौन कर सकता है, अगर देखा जाए तो हम रोल नंबर से भी यूनिकली पहचान सकते हैं, यूनिक है। आधार नंबर से भी यूनिक पहचान सकते हैं, ठीक है। अब कोई बोले कि भैया रोल नंबर और नाम जोड़ लीजिए, इन दोनों को भी जोड़ के यूनिक हो सकता है। अगर मान लीजिए ये प्राइमरी की नहीं है, हम क्यों ना इसको, इन दोनों को जोड़ ले और समझ में आ जाएगा, अच्छा ये रोल नंबर, ये जोड़ सकते हैं भाई। आधार नंबर मोबाइल नंबर को जोड़ के भी यूनिक चीज बना सकते हैं। बिल्कुल जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो जो बनने वाले कॉम्बिनेशन होते हैं उसको सुपर की बोलते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल फील्ड को हम ऐड कर सकते हैं साथ साथ। अब कैंडिडेट की क्या होता है, सुपर की में से जो सबसे छोटा और मिनिमम हो वही कैंडिडेट की होता है। जैसे वहां पे क्या क्या हम अभी बनाए थे, रोल नंबर, आधार नंबर, रोल नंबर प्लस नेम, आधार नंबर प्लस मोबाइल नंबर। यहाँ देखिए वैसा नहीं काम करेगा। यहाँ रोल नंबर को अलग रखना पड़ेगा, आधार नंबर को अलग रखना पड़ेगा। रोल नंबर प्लस नाम को नहीं ले सकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कैंडिडेट की क्या बनेगा, जो यूनिक हो। रोल नंबर यूनिक हो सकता है, आधार नंबर यूनिक हो सकता है, रोल नंबर प्लस नाम यूनिक हो सकता है। लेकिन खाली नाम अगर हम लोग देते हैं तो यूनिक नहीं होगा। ये एक नाम से 4 लोग हो सकते हैं, यूनिक कैसे होगा। तो ये अपना कट गया। सिंगल अगर है और यूनिक है तो उसको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। चलिए आगे बढ़े। प्राइमरी की अभी बता दिए कि एक टेबल क्लास में एक नाम के 4 लोग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका रोल नंबर एक सिंगल बंदे का सिंगल ही होगा, आधार नंबर किसी एक का सिंगल ही होगा, ऐसा नहीं कि डबल हो सकता है, ठीक है। तो हम किसी एक फील्ड को ऐसा जो कि 100% यूनिक होगा ही होगा, उसको प्राइमरी की बना देते हैं। यही है प्राइमरी, ये चेंज नहीं हो सकता। कंडीशन ये है कि बाकी यूनिक चीज को हम खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की कभी खाली नहीं जाएगा। अगर हम टेबल बनाते हैं तो, जैसे स्टूडेंट टेबल, अगर रोल नंबर हम प्राइमरी की बनाए तो ये खाली नहीं जाएगा, ये फिक्स रहेगा। प्राइमरी की है तो वो नल नहीं हो सकता कभी भी, ना वो डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है। एक रोल नंबर दोबारा एंट्री हो ही नहीं सकता, ये होता है प्राइमरी की। फिर आता है फॉरेन की, अभी आपको बताए थे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, रोल नंबर और नाम भरा हुआ है। फीस में क्या क्या, फीस की आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी डाल दिया, और
कौन सा लड़का जमा किया है उसका रोल नंबर डाल दिया और अमाउंट डाल दिया, अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे। तो ये रोल नंबर सिर्फ दिखेगा, लेकिन इसका जन्म कुंडली लेना है तो हम बता रहे हैं कि भाई ये फॉरेन की है, कहाँ से आया है, स्टूडेंट टेबल से आया, हम यहाँ से नाम निकाल लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी दूसरे टेबल का, प्राइमरी की किसी अदर टेबल में रेफरेंस के तौर पे काम अगर कर रहा है, ठीक है, तो उसको फॉरेन की हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक समरी में देखिए, सुपर की किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, बता दिए। कैंडिडेट की आप समझ ही गए, प्राइमरी की यूनिक होता है, नल नहीं हो सकता। फॉरेन की दूसरी टेबल की प्राइमरी की से लिंक करना फॉरेन की कहलाता है। चलिए अब होता है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये क्या होता है भाई? द ईआर मॉडल रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस यूजिंग एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस। ईआर मॉडल डेटाबेस की संरचना को वस्तुएं, गुणधर्म और रिलेशनशिप के रूप में दर्शाता है। अब देखिए एक चीज बताएं, पूरा बीटेक कर लिए, इतना जॉब वॉब कर लिए, इतने प्रोजेक्ट बना दिए, कभी भी इतना हिंदी वाला वर्ड नहीं पढ़े थे भाई। आप लोगों के चक्कर में इतना बाइलिंगुअल चाहिए, बाइलिंगुअल। अरे भाई आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें हिंदी होता ही नहीं भाई। पूरा बीटेक 4 साल किए हैं, एक वर्ड हिंदी नहीं बोला कोई फैकल्टी। आपको इंग्लिश आए नहीं आए, इंग्लिश में ही पढ़ता है, कोई हिंदी में नहीं समझाता भाई। आपके लिए हम निकालना पड़ता है ऐसे ऐसे वर्ड। अब देखिए गुण धर्म, क्या बताएं आपको। अब इसमें क्या है, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या होता है? समथिंग दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। यूनिकली, ऐसी वस्तु जिससे यूनिकली पहचाना जा सके, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी, जैसे कि स्टूडेंट यूनिकली होगा, लेकिन उस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होगा? रोल नंबर होगा, नाम हो सकता है, क्लास हो सकता है, मार्क्स हो सकता है। ये सारे चीज जो है ना, ये उस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए। टीचर का क्या होगा? टीचर का नाम होगा, टीचर की आईडी होगी अपनी। टीचर का सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये टीचर के लिए हो गया, ठीक है। अब कोर्स का बात करें तो कोर्स की आईडी होगी, कोर्स का नाम होगा, कोर्स का प्राइस होगा, ये उसके लिए एट्रीब्यूट्स हो गया। अब रिलेशनशिप एंड कॉर्डिनेलिटी, अब ये क्या होता है भाई? रिलेशनशिप पहले सो एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को बोला जाता है। अब एग्जांपल में जैसे स्टूडेंट एनरोल किया कोर्स में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्डिनेलिटी क्या होता है? डिफाइन नंबर ऑफ एंटिटी इन टेंस इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, जैसे 1:1 का है। तो अब देखिए एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होगा, ऐसे नहीं 5-5 प्रिंसिपल हो जाए, होता है क्या? वाइस प्रिंसिपल होता है एक, लेकिन प्रिंसिपल एक ही होता है। तो ये 1:1 का रिलेशनशिप है, यानी 1:1 का कोऑर्डिनेलिटी है यहाँ पे। 1 प्रिंसिपल 1 कॉलेज। अब देखिए 1:मल्टीपल, ये कैसे हो गया? एक टीचर जो है मैनी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, तो ये 1:मैनी का रिलेशनशिप कोऑर्डिनेलिटी हो गया। मैनी इंटू मैनी, एन लिख दिया शायद, एम इंटू एम एन कह लीजिए या एम इंटू एम कह लीजिए। स्टूडेंट और कोर्स का, जैसे बहुत सारा स्टूडेंट बहुत अलग अलग टाइप के कोर्स ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक बहुत सारा स्टूडेंट एक ही कोर्स ले, जरूरी नहीं है। कोई बीएसएससी का कोर्स ले रहा है, कोई बीपीएससी का ले रहा है, कोई टीआरई का ले रहा है, कोई स्टेट का ले रहा है, और अलग अलग कोर्स भी ले रहा है। साथ साथ एक कोर्स में अलग अलग लोग भी जुड़ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही लड़का लेगा, एक ही स्टूडेंट लेगा, मल्टीपल लोग ले रहे हैं, ये एम इंटू एन का रिलेशनशिप कहलाता है। चलिए एंटिटी टाइप एंड एंटिटी सेट क्या होता है भाई? टाइप की बात करें, एक कैटेगरी ऑफ एंटिटीज हैविंग सेम एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टूडेंट हो गया। और एंटिटी सेट में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटी ऑफ वन टाइप, जैसे ऑल स्टूडेंट इन कॉलेज हो गया। एंटिटी टाइप क्या हुआ समझिए, एक लाइन बनाए हम जिसमें कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको सेव करना है, तो क्या क्या सेव कर सकते हैं? इसका नाम, रोल नंबर, ये सब सेव कर दिया, ठीक है। अब एक सेव हो गया, इसको बोलेंगे एंटिटी टाइप। अब ये जो एंटिटी टाइप है ये मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट अपना नाम एड्रेस जमा मतलब स्टोर करेगा, वो सब जुड़ के क्या बनाता है? एंटिटी सेट बनाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। एट्रीब्यूट्स एंड की, ये क्या होता है भाई? सिंपल एट्रीब्यूट्स की बात करें, कैन नॉट बी डिवाइडेड, जैसे रोल नंबर। रोल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना भाई, यूनिक है वो। लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि हम डिवाइड कर दीजिए, नाम लिखें,
नाम लिख दिया आपका राम कुमार, यहाँ पे आपका क्या हो गया, राम फर्स्ट नेम हो गया, कुमार आपका सेकंड नेम है। तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन रोल नंबर को तोड़ दीजिएगा, 4 लेटर को साइड कर दीजिएगा, 4 लेटर साइड कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका 575 रोल नंबर है, 5 अलग 75 अलग, कोई लॉजिक बनेगा इसका? नहीं बन सकता। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या बोलता है कि आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट्स को। डिराइव एट्रीब्यूट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर। मान लीजिए अगर कहीं पे हम स्टोर करवा देते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो उस डेट ऑफ बर्थ से हम ये चीज कर सकते हैं, एज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो एज हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कराए थे, आपको बोले थे कि डेट ऑफ बर्थ डालो तुम, आप डाले डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ डालते ही हम ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिए कि इसका एज कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट हो गया। तो एक चीज से दूसरा चीज हम स्टोर करवा दिए डेटाबेस में। तो ये ऐसा जो होता है ये डिराइव एट्रीब्यूट्स कहलाता है। अब होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब फोन नंबर उसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक आदमी का एक ही फोन नहीं होता, मल्टीपल फोन नंबर होते हैं, तो हम मल्टीपल अलग अलग फोन नंबर स्टोर करवा सकते हैं एक ही व्यक्ति के नाम से, है ना। तो ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप सेट अभी बता दिए थे आपको, 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है, ये तो समझ गए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अब कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू रिलेशनल टेबल। अब ER डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। ER डायग्राम होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, बस डिजाइन दिखाता है कि आपका जो टेबल होगा वो किस तरीके का होगा, आपका जो ये पूरा सिस्टम है वो किस तरीके का, कौन कौन से एंटिटी टेबल हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, और उनके बीच रिलेशनशिप लिंक किया है। पर एक्चुअल डेटा तो टेबल में ही स्टोर होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक डायग्राम है कि आपका कैसे होगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है। अब इससे 4 आप क्या कर दिए, नाम दे दिए, रोल नंबर दे दिए, इस तरीके से आप एक डायग्राम बना दिए, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ठीक है। फिर इस चीज से हम एक और जोड़ के यहाँ से ये यहाँ पे एक प्राइमरी की था, उससे जोड़ के फॉरेन की यहाँ बना के दे दिए, उसका हम अटेंडेंस रिकॉर्ड दे दिए। इस तरीके का डायग्राम पूरा सेट होता है, ये बोला जाता है ER डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कन्वर्ट कैसे करना है इसको ER डायग्राम टू रिलेशनल टेबल में। सबसे पहले काम क्या होगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे, एंटिटी से टेबल में जाएंगे, हर एंटिटी ऑब्जेक्ट को एक टेबल में बदल देते हैं, ठीक है। कैसे, एंटिटी है अपना स्टूडेंट, ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, रोल नंबर, नाम, एज, कोर्स, इसका हम एक टेबल बना दिए। क्या बना दिए, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाए, उसके अंदर एंटिटी एट्रीब्यूट्स डाल दिए, रोल नंबर, नाम, एज, कोर्स, ठीक है, टेबल बन गया। दूसरा स्टेप क्या है, की एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाओ भाई। अब इसमें से जो यूनिक है उसको प्राइमरी की बना दिए। पूरा डेटाबेस का हम अभी फंक्शनैलिटी कर रहे हैं कि कैसे कैसे काम करता है डेटाबेस आपका। आप पहले एक डायग्राम बनाए कि हमको ये टेबल चाहिए, इसमें ये फील्ड रहेगा। अब उसको सही तरीके से आगे प्रोसेस करने के लिए हम पहले क्या किए, एंटिटी जो है आपका उसको टेबल बनाए, टेबल बन गया। अब उसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि कौन सा यूनिक होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, प्राइमरी की डिसाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिए। थर्ड स्टेप क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स से न्यू टेबल, जैसे किसी एट्रीब्यूट्स के एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है तो उनके लिए नया टेबल बनाते हैं। जैसे आप मान के चलिए स्टूडेंट है और इसमें क्या है, एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नाम, फ़ोन नंबर। अब ये मल्टी वैल्यूड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि एक फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर नाम से एक और टेबल बना देंगे। उसमें क्या कर देंगे कि फॉरेन की डाल देंगे रोल नंबर का, कि इस रोल नंबर का ना ये फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे मल्टीपल एंट्री डलवा देंगे उस फॉरेन की से। तो क्या होगा कि एक ही में खिचड़ी नहीं बनेगा। ये सिस्टमेटिक तरीका है डेटाबेस बनाने का, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, अलग टेबल बनाते हैं, और जिस टेबल का ये पार्ट है उसका जो यूनिक की होता है वो यहाँ पे, मतलब प्राइमरी की होता है, वो इस टेबल में हम फॉरेन की के तरह यूज कर लेते हैं। चौथा स्टेप है डिराइव एट्रीब्यूट्स को स्टोर मत करो, डिराइव एट्रीब्यूट्स को स्टोर मत करो। जैसे कि अभी आपको बताएं कि हम स्टोर क्या करा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ करवा रहे हैं एज कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या हमको एज जो है वो कैलकुलेट करके डेटाबेस में स्टोर कराना जरूरी है? नहीं कराएंगे। क्यों कराएंगे, हम फालतू का स्पेस क्यों लेंगे? हमको जब जरूरत होगा हम वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे फ्रंट एंड पे।
तो ये इस तरीके से आपका 4 स्टेप हो गया। 5वां क्या है, रिलेशनशिप टेबल और फॉरेन की का। अभी आपको बताएं कि यार डायग्राम में जो रिलेशनशिप है 1 to 1, 1 to many, many to many, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देख लीजिए 1 to 1 का रिलेशनशिप कैसे होगा, दोनों में से किसी एक टेबल में से दूसरे की प्राइमरी की को फॉरेन की बना दो। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर प्राइमरी की हो जाएगा। अब स्टूडेंट डिटेल में क्या है, उसी रोल नंबर को हम फॉरेन की के तरह यूज कर लेंगे और एड्रेस और डीओबी डाल देंगे। अब क्या है 1 to many में क्या करेंगे, ये 1 to 1 का था। अब 1 to many में देखिए एक टीचर के कई स्टूडेंट हो सकते हैं, तो टीचर का हम रिकॉर्ड रखेंगे टीचर वाला टेबल में। टीचर में क्या डालेंगे, उसका नाम डालेंगे और प्राइमरी की उसकी आईडी डाल देंगे। अब स्टूडेंट जो है स्टूडेंट टेबल में उस टीचर का जो आईडी है वो फॉरेन की में जाएगा, लेकिन मल्टीपल लोगों के रो में आपको देखने को मिलेगा सेम आईडी। तो वहां क्या रिलेशनशिप बना, 1 to many का बना। अब मैनी टू मैनी भी होता है। अब ये कैसे बनेगा भाई, एक स्टूडेंट कई कोर्स ले सकता है और एक कई कोर्स जो है वो कई स्टूडेंट ले सकता है, अलग अलग स्टूडेंट ले सकता है। इस तरीके का रिलेशनशिप आपका हो जाएगा क्या, मैनी टू मैनी। अभी बताए थे, 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो और ज्यादा अच्छा है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस स्कीमा क्या होता है। द डेटाबेस स्कीमा इज द स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। डेटाबेस की संरचना का ब्लूप्रिंट है जिससे यह बताया जाता है कौन कौन सी टेबल और उसके बीच संबंध क्या है। ठीक है, इसमें फिजिकल स्कीमा होता है, लॉजिकल होता है और व्यू स्कीमा होता है। फिजिकल क्या होता है, हाउ डेटा इज स्टोर फिजिकली। लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल डिजाइन ऑफ टेबल एंड रिलेशनशिप। यूजर भी क्या होता है, एक्सटर्नल जो व्यू करते हैं वो हो जाता है आपका यूजर व्यू। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है अभी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। डेटाबेस इंस्टेंट, द डेटाबेस इंस्टेंट इज द एक्चुअल डेटा स्टोर इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। हिंदी में समझे, डेटाबेस इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक समय पर डेटाबेस में मौजूद वास्तविक डेटा। जैसे कि स्कीमा है हमारा, स्टूडेंट टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नाम और मार्क्स। लेकिन इंस्टेंट क्या बोलता है कि ये तो आपको स्कीमा दिखा रहा है कि ये चीज है, लेकिन एक्चुअल में क्या स्टोर कराए, एक्चुअल में एक डेटा हम स्टोर कराए 101 उसका रोल नंबर है, नाम आरती है और मार्क्स 85 है। अब आरती नाम वाले ऑफेंस मत हो जाइएगा, ऐसे ही एग्जाम्पल में हम जहाँ से नोट्स बनाते हैं वहाँ से आ गया है। तो यहाँ पर राम श्याम मोहन भी कर सकते हैं, एल के भी कर सकते हैं, आरती वाले मत कहिएगा खाली आरती आरती। और कुछ लोग कनेक्शन भी भिड़ा देंगे, कोई कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब स्कीमा डायग्राम, स्कीमा डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है कि डेटाबेस में कितनी टेबल या रिलेशन है, हर टेबल में कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स और कॉलम है, और टेबल के बीच रिलेशनशिप लिंक कैसे बने हुए हैं। सिंपल वर्ड में स्कीमा डायग्राम एक नक्शा होता है पूरा डेटाबेस का। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस में क्या क्या चीज है, सबसे पहले वो देखते हैं। डेटाबेस में एक डेटाबेस है, इसमें अलग अलग टेबल है, जैसे कि स्टूडेंट टेबल हो गया, ये डीबी है मान लीजिए, स्टूडेंट टेबल हो गया, टीचर टेबल हो गया, यहाँ पे आपका हो गया फीस का टेबल हो गया, फीस जो जमा करता है। अब इस टेबल में क्या क्या आपका एट्रीब्यूट्स रहेगा, कॉलम रहेगा, इसका रोल नंबर रहेगा, इसका नाम रहेगा, इसका क्लास रहेगा। टीचर में क्या रहेगा, टीचर का नाम रहेगा, टीचर की आईडी रहेगी और टीचर का सब्जेक्ट रहेगा। फीस में क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा और कितना फीस जमा हुआ ये रहेगा। तो ये चीज आपका, अब ये लिंक कैसे है, जैसे स्टूडेंट का प्राइमरी की जो है वो कहाँ, फीस वाले में फॉरेन की बन के जाएगा। ठीक है, इस तरीके का रिलेशनशिप इसमें देखने को मिलता है, स्कीमा डायग्राम में देखने को मिलता है। अब एग्जांपल के लिए आप वही चीज, स्टूडेंट, कोर्स और एनरोल। स्टूडेंट में 3 चीज है, रोल नंबर, नेम और क्लास है। कोर्स में कोर्स आईडी और टाइटल है। एनरोलमेंट में रोल नंबर और कोर्स आईडी है। अब स्टूडेंट टेबल में हर स्टूडेंट की जानकारी है, कोर्स टेबल में हर कोर्स की जानकारी है और एनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है उसकी जानकारी है। तो क्या हुआ, एनरोलमेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर जो है, अब देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, एनरोलमेंट में जो ये रोल नंबर है ये क्या है, एक तरीके से स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वही तो उठ के यहाँ पे आया, फॉरेन की बन के आया है। और एनरोलमेंट में जो कोर्स आईडी है ये कहाँ से आया, कौन सा कोर्स है भाई, ये कोर्स का कोर्स आईडी है। मतलब यहाँ पे ये पीके है, मतलब प्राइमरी की, और यहाँ पे कोर्स वाले में ये पीके है कोर्स आईडी, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर जो है
ये इसका पीके है लेकिन यहाँ पे फॉरेन की हो गया, और कोर्स आईडी इसका पीके है यानी प्राइमरी की है, यहाँ लेकिन फॉरेन की हो गया। तो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है किसमें, स्कीमा डायग्राम। चलिए आगे बढ़े। अब स्कीमा डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन यहाँ देख सकते हैं, वही चीज कि इनरोलमेंट में दो फील्ड है, रोल नंबर कोर्स आईडी। ये रोल नंबर फॉरेन की कहाँ से आया है, आपका स्टूडेंट से, ठीक है, और कोर्स आईडी फॉरेन की कहाँ से आया है, कोर्स आईडी से। बस यही चीज है। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में समझते हैं इसको। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, डेटा इन टेबल, स्टूडेंट टेबल हो गया एक तरीके से। की क्या होता है, आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली, जैसे प्राइमरी की है, रोल नंबर हो गया। एंटिटी क्या हो गया, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट। रिलेशनशिप क्या हो गया, एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, जैसे स्टूडेंट और कोर्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। ईआर डायग्राम क्या होगा, ग्राफिकल डिजाइन ऑफ डीबी, स्टूडेंट और कोर्स का जो डिजाइन एक स्ट्रक्चर बनाया वो। स्कीमा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, टेबल डेफिनेशन। इंस्टेंट क्या हो गया, एक्चुअल डेटा, जैसे 5 अलग अलग डेटा हमें स्टोर किए, वो एक्चुअल डेटा क्या कहलाता है, इंस्टेंट कहलाता है। करंट रिकॉर्ड एक तरीके से मान सकते हैं। हाँ चलिए, अब तीसरा क्या है, डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, तो इसको गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्या है भाई, डेटाबेस एनोमेलीज, यानी डेटाबेस में विसंगतियां, गड़बड़ी। जब डेटाबेस को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता और डेटाबेस में असंगति या गड़बड़ी आती है, इसको एनोमेलीज कहा जाता है। ये कितने टाइप के, 3 टाइप के मेनली हम लोग करते हैं, इंसर्शन एनोमेली, डिलीशन एनोमेली और अपडेट एनोमेली। ठीक है, क्या क्या होता है भाई, इंसर्शन एनोमेली देखते हैं, डेटा जोड़ने में समस्या आएगा, जैसे वी कैन नोट, when we cannot insert data into a table without the presence of some other data। अब गौर से देखिएगा, अगर हमें नया कोर्स जोड़ना है लेकिन अभी कोई छात्र उसमें नहीं है, तो हम रिकॉर्ड नहीं डाल सकते हैं। जैसे ये टेबल हम बनाए, इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं, एक स्टूडेंट की आईडी डाल रहे हैं, स्टूडेंट का नाम डाल रहे हैं, कोर्स डाल रहे हैं और कौन पढ़ाएगा ये डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमको चाहिए कि एक कोर्स और बना देते हैं हम एक ही ये टेबल में ये सारा कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ गलती है। कैसे गलती है, हमको कोर्स के लिए अलग से बनाना चाहिए था, उस कोर्स को फिर हम यहाँ पे फॉरेन की की तरह यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता। लेकिन हम क्या कि एक ही में घुसेड़ दिए सब कुछ, कोर्स का भी पूरा डिटेल दे दिए और कौन खरीद रहा है उसका भी डिटेल एक ही टेबल में दे दिए। अब क्या दिक्कत क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमको एक कोर्स और बनाना रह गया, मान लीजिए हम यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स बनाए, लेकिन वो अभी तक कोई लड़का लिया ही नहीं, कोई स्टूडेंट खरीदा ही नहीं है, तो ये सारा चीज तो ये चीज तो मेरा खाली चल जाएगा। ये दोनों फील्ड तो फिल रहेगा लेकिन ये खाली रह गया, तो क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, मेरा डेटा नल जा रहा है भाई, कैसे रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ तो दिक्कत हो गया। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है इसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिलीशन एनोमेली। ये क्या कहता है, किसी छात्र का रिकॉर्ड हटाने से उससे जुड़ी अन्य संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कोर्स या टीचर का नाम भी डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपको बताएं कि यहाँ पे ऐसे डेटा हम एक ही टेबल में फिल करा दिया। अब मान लीजिए हमको आरती का कोर्स हटाना है, आरती नहीं मतलब गलती से इसका एंट्री हो गया था, इसका कोर्स हटा देते हैं। अब ये हटाने के चक्कर में मेरा डीबीएमएस का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर हम अलग टेबल में नहीं बनाए हुए हैं, इसी में मेरा नाम है, हमको पता ही नहीं चलेगा कि डीबीएमएस नाम का भी कोई कोर्स है अपने पास। तो ये जो चीज है इसको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। फिर अगर डीबीएमएस हमको रखना है तो आरती को रखना ही पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं आरती को डिलीट कर दें, आरती का काम कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा जो प्रॉब्लम आता है डिलीशन में, वो होता है क्या, डिलीशन एनोमेली। तीसरा है अपडेट एनोमेली। अब देखिए, अगर एक ही जानकारी कई जगह दोहराई गई हो, अब गौर से देखिएगा, जैसे कि डीबीएमएस का कोर्स है अपना, ठीक है, ये 5 लोग खरीद लिया तो सब में एंट्री हुआ। अब हम क्या करते हैं, डीबीएमएस का जो नाम था ना, वो हम डीबीएमएस ना करके हम चाहते हैं कि चलिए नाम तो डीबीएमएस वही रहने, इसको पढ़ाने वाला टीचर चेंज हो गया। सपोज पहले मीना जी पढ़ाते थे, अब गुप्ता जी पढ़ाने लग गए। हाँ, एक मेरा अपना क्या बोलते हैं स्टूडेंट है, अपने ग्रुप में है, वीडियो भी देखता भाई, गुप्ता जी, और कल मैसेज वैसे भी किया था उसी ने भाई, 1600 का जो पीडीएफ था वो अपना 50 नंबर वाला सचिन सर का, वो उसी ने शेयर किया था। तो भाई अच्छे हैं वो, तो वो है अपना गुप्ता जी है।
अब क्या करते हैं, मीना जी की जगह गुप्ता जी, टीचर चेंज हो गया, पैसा दूसरे जगह मिल गया, ये भाग गया। अब क्या करेगा, गुप्ता जी को असाइन किया गया कि आप पढ़ाइए डीबीएमएस। अब देखिए यहाँ पे 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सबके टेबल में, सबके डेटा में साइड में मीना जी मीना जी मीना जी आ रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमको क्या होगा कि हम एक जगह अगर चेंज करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, हमको जितने स्टूडेंट थे सब में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सही चीज है क्या? नहीं है ये सही चीज। अगर हम इसी का कोर्स का अलग टेबल बना के रखते हैं, यहाँ सिर्फ फॉरेन की डाल देते हैं, तो उस टेबल में हम एक बार चेंज करते हैं और सारे जगह मेरा सही से दिखने लग जाता। मतलब टीचर चेंज हुआ, मीना से गुप्ता जी हुआ तो गुप्ता जी दिख जाता हमको हर जगह जहां जहां वो फॉरेन की यूज हुआ रहता। तो ये दिक्कत आ जाता है अपडेट में। इस तरीके जो प्रॉब्लम है ये इसको बोलते हैं अपडेट एनोमेली। चलिए अब आगे बढ़े। अब एक होता है कॉड रूल, ठीक है, EF कोड 12 रूल फॉर RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है भाई, EF कोड ने 12 नियम बताए जो तय करते हैं कि DBMS वास्तव में रिलेशनल DBMS है या नहीं। कैसे? डेटाबेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो उसके लिए 12 रूल है। वो बताते हैं कि वो रूल अगर फॉलो करता है तो रिलेशनल डेटाबेस है, नहीं तो नॉर्मल डेटाबेस है। चलिए क्या क्या रूल है इसको आप देख लीजिएगा, ऐसे इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। रूल नंबर 1 कहता है इंफॉर्मेटिव रूल, ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर इन टेबल, रो और कॉलम के फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। MySQL जो है क्या करता है, सारा जो डेटा है रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करता है। रूल 2, गारंटेड एक्सेस, एवरी डेटा आइटम मस्ट बी एक्सेसिबल यूजिंग टेबल नेम, प्राइमरी की एंड कॉलम नेम। सेलेक्ट, अगर क्वेरी हम चलाते हैं तो पूरी तरीके से उसका सेलेक्ट हो, जैसे हम सेलेक्ट चलाएंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 101, 101 का हमको नेम चाहिए, हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। रूल नंबर 3, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, DBMS मस्ट सपोर्ट नल वैल्यू फॉर मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा को नल वैल्यू से दर्शाया जाता है। मान लीजिए कहीं पे अगर आप आगे पढ़िएगा, SQL कोई डेटाबेस बनाइएगा, कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा, तो वहां पे अगर हम कुछ नहीं डालते हैं डिफॉल्ट वैल्यू नल जाता है। अगर आप उसको अलाउ कर रखे हैं कि भाई अगर ये खाली रहे तो चलेगा, तो वहां पे नल वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। रूल 4, डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग, डेटाबेस स्ट्रक्चर स्कीमा शुड बी स्टोर इन टेबल एंड एक्सेसिबल यूजिंग SQL। स्कीमा भी टेबल में स्टोर होना चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्कीमा इन MySQL में होता है ये। कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, द सिस्टम मस्ट सपोर्ट अ सिंगल कंप्रेहेंसिव लैंग्वेज लाइक SQL, ठीक है, SQL कमांड आप कमांड दीजिएगा काम करेगा। छठा रूल है व्यू अपडेटिंग रूल, व्यू शुड बी अपडेटेबल व्हेन पॉसिबल, व्यू को अपडेट किया जा सकता है, अपडेट अ स्टूडेंट व्यू। सातवां है हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब SQL के जरिए इंसर्ट भी करा सकते हैं, अपडेट भी डिलीट भी संभव हो सकता है आप, मतलब क्वेरी के थ्रू। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, चेंज इन फिजिकल स्टोरेज शुड नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन। अब मान के चलिए डेटा स्टोरेज में बदलाव से एप्लीकेशन प्रभावित ना हो, चेंज इन फाइल फॉर्मेट वॉन्ट अफेक्ट SQL। रूल नंबर 9 कहता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, चेंज इन लॉजिकल स्ट्रक्चर शुड नॉट अफेक्ट यूजर व्यू। लॉजिकल लेवल के बदलाव में यूजर व्यू प्रभावित नहीं होना चाहिए, जैसे एडिंग ए न्यू कॉलम वॉन्ट ब्रेक। मान लीजिए अभी हम आपको एग्जांपल भी दिए थे कि नाम, रोल नंबर, नहीं आप लोगों को क्या स्टोर कर रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पासवर्ड। अगर हम फ्यूचर में चल के आपका जेंडर स्टोर कराने लग जाए तो क्या पुराना डेटा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा। 10वां रूल इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट शुड बी स्टोर इन DB नॉट इन एप्लीकेशन। कंस्ट्रेंट डेटाबेस के अंदर परिभाषित हो, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये आपके डेटाबेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस एप्लीकेशन में हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं वहां पर आप डिफाइन कर रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल नहीं। रूल 11 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट शुड वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी काम करना, जैसे डेटा स्टोर इन मल्टीपल सर्वर पे कर सकते हैं भाई। नन सब वर्जन रूल, लो लेवल एक्सेस शुड नॉट बाईपास DB सिक्योरिटी, जैसे लो लेवल एक्सेस से सिक्योरिटी रूल को ना तोड़ा जा सके। नो डायरेक्ट फाइल एडिटिंग, डायरेक्ट फाइल को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये 12 रूल जो फॉलो करता है वो क्या है, कोड 12 रूल है, ये डिफाइन करता है कि आपका जो डेटाबेस है वो रिलेशनल DBMS है।
DBMS है। और रिलेशनल DBMS का एग्जांपल है MySQL, ठीक है, SQL, ये रिलेशनल DBMS है। आजकल एक चला हुआ है MongoDB, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कंप्यूटर साइंस से है उसको पता होगा MongoDB ट्रेंड में चल रहा है। एक मिनट, आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है आपका MongoDB। वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है वो, ठीक है। तो वहां पे ये 12 रूल फॉलो नहीं करते हैं, वहां कुछ ना कुछ चेंजेस है, इस कारण से वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन थ्योरी, ये क्या है भाई? नॉर्मलाइजेशन वो प्रक्रिया जिसमें डेटा को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि दोहराव और गड़बड़ियां खत्म हो जाए। जैसे डुप्लीकेट डेटा है, एनोमोलीज जो आपको अभी बताए थे, वो सब चीज उसमें खत्म हो जाए, तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब ये कितने तरीके के हैं वो देख लेते हैं। इसमें है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, और आपका क्या हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और एक और होता है बोयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। ये 4 हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहले पहला देखते हैं। पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि ईच सेल में, ये एक तरीके से सेल है, ठीक है, जब हम स्टोर कराते हैं तो मल्टीपल वैल्यू नहीं स्टोर होना चाहिए। अगर मल्टीपल वैल्यू है तो आप क्या कीजिए, एक अलग रो बनाइए, उसमें स्टोर कराइए। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से पहले डेटा ऐसा दिखता था। रोल आपका स्टूडेंट आईडी है, आपका नाम है, आपने 2 कोर्स लिया, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क, दोनों एक ही में स्टोर करवा दिया। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से पहले का डेटा है। जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको जाएगा, ये तो क्या करेगा कि आपके नाम से 2 रो बनेगा, एक में आप DBMS स्टोर करवाइएगा, एक में आप CN स्टोर करवाइएगा। मतलब एक NF में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, हर सेल में केवल एक वैल्यू होगी, यानी कोई भी कॉलम रिपीटिंग ग्रुप नहीं रखता है, मल्टीपल डेटा नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है, ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है भाई? जैसे आप यहाँ गौर से देखिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कहता है कि हर नन की एट्रीब्यूट्स पूरी तरीके से प्राइमरी की पर निर्भर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या स्टोर करवाए हैं, स्टूडेंट की आईडी, कोर्स की आईडी, स्टूडेंट का नाम, कोर्स का नाम। गौर से देखिए, अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट आईडी जो है वो किससे रिलेशन बनाता है? स्टूडेंट के नेम से, ठीक है। और कोर्स का जो नाम है वो किससे रिलेशन बनाता है? कोर्स की आईडी से बनाता है, ठीक है, हो गया। क्या स्टूडेंट का नाम कोर्स आईडी से रिलेशनशिप बना रहा है? कैसे बनेगा भाई, कोई मतलब ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि डेटा जो ये टेबल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक बनाओ स्टूडेंट टेबल, एक बनाओ कोर्स टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में तुम डालो क्या, स्टूडेंट का डिटेल, कोर्स टेबल में डालो कोर्स का डिटेल। इस तरीके जो स्प्लिट कर रहे हैं डेटाबेस को, डेटाबेस नहीं टेबल को, ये कहलाता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हर नन की एट्रीब्यूट्स, नन की एट्रीब्यूट्स क्या है? स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है, पूरी तरीके से प्राइमरी की पे निर्भर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये इस प्राइमरी की पे निर्भर नहीं है और ये जो है इस पे निर्भर नहीं है, और एक में हम घुसेड़ दिए हैं, तो ये गलत है। तो अलग अलग होना चाहिए, वो अपने प्राइमरी की से निर्भर रखना चाहिए, मतलब डिपेंडेंसी होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है भाई? ये बोलता है किसी भी नन की एट्रीब्यूट्स का अननन की एट्रीब्यूट्स पर निर्भर होना नहीं चाहिए। अब देखिए गौर से, यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है, डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट का नाम है, बहुत बढ़िया चलेगा। अब हम एक टेबल बनाए ऐसा, अब ये डिपार्टमेंट गौर से देखिएगा, ये स्टूडेंट जो है ना ये D1 डिपार्टमेंट का है, इसी डिपार्टमेंट में पढ़ता है, ठीक है। अब गौर से देखिए नन की एट्रीब्यूट्स कौन कौन सा है, ये है और ये है। CS आरती से डिपेंडेंसी रखता है क्या? नहीं रखता है। D1 से आरती रखती है, आरती अगर है तो ये D1 में पढ़ती है, डिपेंडेंसी है, लेकिन ये डायरेक्टली इससे डिपेंडेंसी नहीं रखती है, क्योंकि CS का आईडी क्या है, मैच कैसे करवाएंगे? आईडी से करवाएंगे, सिंपल सी बात समझिएगा, मैच किससे होगा? आईडी से। नाम तो सेकेंडरी चीज हो गया, डायरेक्टली नाम दे देंगे तो कैसे पता चलेगा? डेटाबेस है, उसको क्या पता,
उसको तो हम कोई पर्टिकुलर आईडी देंगे तभी तो वो समझेगा कि हाँ ये आईडी से मैच कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम 2 टेबल बनाए, यहाँ पे स्प्लिट कैसे किए, स्टूडेंट लिए, स्टूडेंट का नाम लिए और वो किस डिपार्टमेंट का ये चीज डाल दिया, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट का नाम जो है ना हम अलग जगह स्टोर करवाएं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट के नाम को अलग जगह स्टोर करवाएं। मतलब कि 2 नन की एट्रीब्यूट्स आपस में रिलेशनशिप नहीं रखता है। वैसे अगर सिस्टम बनाते तो उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नन की एट्रीब्यूट्स है, ये अपने इससे सिस्टम रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट था, ये इससे रख रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा नन की एट्रीब्यूट्स नहीं है। नन की एट्रीब्यूट मतलब कि यूनिक वाला चीज, जो यूनिक नहीं होता उसको नन की एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे कि वो प्राइमरी की नहीं है, फॉरेन की नहीं है, इस तरीके का अगर कोई एट्रीब्यूट्स होता है तो वो नन की एट्रीब्यूट्स कहलाता है। अभी आपको की बताए, फॉरेन की, सुपर की, इस तरीके से, तो वैसे वाले जो कि यूनिक नहीं होता है उसको बोलते हैं नन की एट्रीब्यूट्स। अब है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म यानी BCNF। ये भाई साहब क्या बोलता है भाई, BCNF में हर डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए। सिंपल सी बात है। पहले क्या था, टीचर था, सब्जेक्ट था, डिपार्टमेंट था, ठीक है। अब इसको तोड़ के क्या कर दिया, पहले डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट में टीचर है, फिर क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, और वो किस डिपार्टमेंट से है, CS डिपार्टमेंट से। मतलब कि तोड़ने की प्रक्रिया, और उसके हर लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की होना चाहिए। और सुपर की हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ऊपर देख लिए होंगे, तो सुपर की होना चाहिए। तो मतलब ये जो तोड़ने वाली प्रक्रिया है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेम वही तोड़ने वाले, चौथा भी वही नॉर्मल फॉर्म, तोड़ने वाली प्रक्रिया, हर तोड़ने का सीक्वेंस अलग है। तो ये वाला चीज आपका होता है। नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट हो गया। क्विक समरी में देख लिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, रिपीटेड ग्रुप नहीं होना चाहिए, रिमूव कर देते हैं इसको हम, मल्टीपल वैल्यू इन वन कॉलम नहीं होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, जैसे नन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं, डिपार्टमेंट नेम डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट आईडी, अभी आपको बताएं। BCNF क्या बोलता है, एवरी डिटर्मिनांट इज सुपर की, एडवांस एनोमेलीज है ये, को रिमूव कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा और लास्ट। इसके बाद एक बहुत ही शानदार हम आपको प्रोग्रामिंग वाला चीज दिखाएंगे। आप क्वेरी आपको याद कर लीजिएगा तो कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ से 2-3 नंबर या 2 नंबर आपके इजीली बन जाएंगे। अब ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इन ए डेटाबेस, मतलब कई ऑपरेशन मिलकर एक कंप्लीट टास्क बनाने का जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन आया है तो हम क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम पे ही चलते हैं और ये जो कंप्लीट टास्क बनाते हैं, और या तो सब हो जाए या तो वो पूरा कंप्लीट, मान लीजिए 4-5 अलग अलग स्टेप है, ठीक है, वो स्टेप कंप्लीट होके एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर बीच में अगर कोई एक स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल होना चाहिए। या तो सारे स्टेप कंप्लीट होंगे या एक भी दिक्कत आया तो पूरा ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट कर देंगे, उसको फेल कर देंगे। ऐसा नहीं कि आधा रास्ता तक गए, आधा पे छोड़ दिए, इधर वाला 2 छोड़ दिए और आधे पटके हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बैंकिंग सिस्टम में सबसे बेस्ट उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे आप किसी बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में भेज रहे हैं। अब क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस चलेगा कि आपका अकाउंट है A, मान लीजिए यहाँ से 500 रुपये आप भेजना चाह रहे हैं और जाएगा किस में, B में जाएगा 500 रुपये। प्रोसेस क्या होना चाहिए, यहां से पैसा निकला 500, यहां पे चले जाए। अब क्या हुआ, यहां से तो निकला, कभी आप देखे होंगे कि पैसा अटक जाता है, आप कहते हैं हमारे अकाउंट से तो कट गया, उसमें पहुंचा नहीं, वही बीच में ये दिक्कत आता है। अब क्या हुआ, यहां से पैसा कटा और इसके अकाउंट में चला गया, दोनों तरफ अपडेट हो गया। अगर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया तो ये हो जाता है कमिट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण में बीच में सर्वर गायब हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, आपके अकाउंट से पैसा कटा और उसके अकाउंट में पहुंचने से पहले ही सर्वर क्रैश हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए,
आपका पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाना चाहिए, इसको बोलते हैं रोल बैक। तो बैंकिंग सिस्टम में यही रूल लागू होता है, ठीक है। बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो या तो वो क्या करेगा, पैसा को किसी भी हालत में वहां तक पहुंचाएगा, अगर नहीं पहुंचा तो आपके अकाउंट में फिर रोल बैक करेगा। ये होता है अपना पूरा ट्रांजेक्शन सिस्टम। अब चलिए अभी आपको देखते हैं एग्जाम्पल। हर ट्रांजेक्शन के 4 स्टेप होते हैं। क्या क्या? बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की शुरुआत हुई। रीड राइट ऑपरेशन हुआ, यानी डेटा को पढ़ना और बदलना। कमिट मतलब चेंज परमानेंटली सेव करना। और रोल बैक मतलब चेंज को अंडो करना, ठीक है, पिछली स्थिति पर लौटना। अब जैसे देखिए ट्रांजेक्शन बिगिन किया, अब बोला कि अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस। मान लीजिए जो पहले से बैलेंस था उसमें 500 रुपये, ये आपके लिए बात हो रही है, आप अपने अकाउंट से पैसा किसी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये एक क्वेरी चलेगा। अपडेट करेगा अकाउंट में, सेट बैलेंस करेगा, पुराने बैलेंस से 500 रुपये माइनस करेगा वहां पे जहां की अकाउंट नंबर 101 होना चाहिए। और साथ साथ एक क्वेरी और चल रहा है कि अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, बैलेंस प्लस 500, क्योंकि आपसे 500 माइनस हुआ है तो दूसरे में 500 प्लस होना चाहिए, जहां की अकाउंट नंबर क्या दे रहा है, वो 202 दे रहा है, मतलब आपके अकाउंट से कट के इसमें जाएगा। अगर ये पूरा प्रोसेस दोनों कंप्लीट हो गया तो ये बोलेगा कमिट, ठीक है। अगर किसी प्रकार का बीच में एरर आया तो ये क्या करेगा, रोल बैक करेगा, ये पूरा प्रोसेस को ही हटा देगा। मतलब अगर ये प्रोसेस हुआ ही नहीं तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा ही नहीं। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर है डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ACID। अब ACID का फुल फॉर्म समझते हैं। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये 4 गुण ट्रांजेक्शन में जरूरी है। अब एटोमिसिटी क्या होता है, ऑल और नथिंग, मतलब कि पूरी ट्रांजेक्शन या तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। ATM से 500 रुपये आपको निकालना है, अगर सिस्टम क्रैश हुआ तो पैसा डिडक्ट ही नहीं होगा या पूरा हो जाएगा, बीच में नहीं रुकेगा, ठीक है। या तो आप पैसा निकाल लीजिएगा या नहीं निकालिएगा, ऐसा नहीं कि आधा रास्ता में आके अटका हुआ है, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। ऑल और नथिंग मतलब या तो पूरा होगा या नहीं होगा, खत्म। बीच वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं, सिस्टम ही नहीं है ऐसा कुछ। फिर C से क्या होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन डेटाबेस को वैलिड स्टेट में से वैलिड स्टेट में रखेगी, कोई कंस्टेंट वॉलाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर A और B के टोटल बैलेंस 2000, तो ट्रांजैक्शन के बाद भी टोटल बैलेंस 2000 रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आइसोलेशन, I से। एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन में इंटरफेस नहीं कर सकते। जैसे 2 लोग एक ही समय में बैलेंस चेक कर रहे हैं, मान लीजिए हम भी चेक कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, एक ही बैंक का में अकाउंट है, तो उससे किसी दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक पैसे भेज रहा है और बी उसी समय बैलेंस देख रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हम बी को पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हुआ और बी अपना बैलेंस चेक कर रहा है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही प्रोसेस चेक कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी को इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर प्रोसेस में है इसका मतलब पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे इसको कुछ पता आता नहीं चलना चाहिए कि उधर कुछ प्रोसेस हो रहा है, नहीं पता चलना चाहिए। इसको अपना जो पुराना बैलेंस था वो दिखेगा, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपडेटेड बैलेंस दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि इधर प्रोसेस कर दिया तो यहाँ पे घुचुर घुचुर हो रहा है, नहीं। इसका जो सिंपल प्रोसेस था बैलेंस चेक करने का, जो बैलेंस था इसका उस टाइम करंट टाइम पे, वो दिखाए। ऐसा नहीं कि प्रोसेस कर दिया तो उस पर नाच रहे हैं, ना ना ना। इसको बोलते हैं आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है भाई, ट्रांजेक्शन कमिट हो जाने के बाद डेटा परमानेंट हो जाना। मान लीजिए कि यह ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो वो डेटा एकदम परमानेंटली डेटाबेस में सेव है। ऐसा नहीं कि पावर फेलियर हो गया, कुछ हो गया तो डेटा गायब हो जाए। मान लीजिए 500 रुपये ए जो है बी को ट्रांसफर कर दिया, अब क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया, इसके अकाउंट में दिख गया, अब किसी कारणवश क्या हुआ कि कुछ फेल्यूर हो गया, तब ऐसा ना हो कि इसका डेटाबेस में ए वाले में जो हिस्ट्री है उसमें वो 500 रुपये दिखे ही नहीं और इसके यहाँ 500 रुपये पहुंच गया। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा जब वो डेटा नहीं दिखेगा, तो मान लीजिए इसके पास पहले 2000 था, ये 500 रुपये भेजा, इसके पास 1000 रुपया था, ठीक है। तो यहाँ तो 500 प्लस हो गया, ये एंट्री दिख रहा है इसके अकाउंट में, तो इसका बैलेंस हो गया 1500। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 500 रुपया माइनस हुआ, इसका बैलेंस हो गया 1500, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब हुआ क्या कि कुछ प्रॉब्लम आ गया
इसका एंट्री जो है 500 वाला माइनस वाला ये डिलीट हो गया और इधर से कुछ नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका बैलेंस 2000 और यहाँ पे बैलेंस 1500, टोटल अगर देखा जाए तो कितना बैलेंस हुआ 3500, लेकिन होना कितना चाहिए था, 2000 इसके पास था, 1000 इसके पास था, दोनों जोड़ के देखा जाए तो 3000 ही होना चाहिए। 500 रुपया बिन बात का बैंक को नुकसान हो रहा है, इसका फायदा हो रहा है। ये जो सिस्टम खराबी आएगा ये क्यों हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी अगर सही से नहीं रहा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ड्यूरेबिलिटी यही कहता है कि भाई जब कमिट हो जाए प्रोसेस तो परमानेंट रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, ठीक है। सक्सेसफुल होते ही आपका सिस्टम में वो सेव हो जाना चाहिए पूरा एकदम ठोक के मुहर लगा के। अब देखिए ट्रांजेक्शन सपोर्ट इन एसक्यूएल कैसे होता है, अभी आपको बताए थे। ट्रांजेक्शन बिगिन होगा, अब देखिए पहले ये समझ, कमिट का मतलब चेंज परमानेंटली सेव हो जाना, रोल बैक का मतलब चेंज को मान लीजिए बीच में कोई दिक्कत आ गया तो वो क्या करेगा, रोल बैक पूरी तरीके से करेगा दोनों तरफ से, वो लास्ट जो कमिट हुआ था उसको पूरी तरीके से डिलीट कर देगा। ऐसा नहीं कि बीच का एक लाइन उड़ाएगा, नहीं, अगर आपके अकाउंट से उड़ेगा तो उधर वाले से भी उड़ेगा, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। सेव पॉइंट, ट्रांजेक्शन के अंदर चेक पॉइंट बनाता है, पार्शियल रोल बैक पॉसिबल अगर हो सकता है तो। अब बिगिन ट्रांजेक्शन किया, ये क्वेरी है, ऐसा ही क्वेरी डेटाबेस में रन करवाते हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन हुआ, अपडेट किया, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, बैलेंस माइनस 1000 वेयर अकाउंट नंबर 1, ठीक है। सेव पॉइंट कर दिया, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, बैलेंस प्लस 1000 जो यहाँ से निकला यहाँ सेव होगा अकाउंट नंबर 2 में, ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करेगा, रोल बैक करेगा टू यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर स्टेप प्रोसेस चलेगा। अभी तक आपको क्या दिखा है कि दोनों खत्म कर देता है, लेकिन अगर सेव पॉइंट लगा देते हैं बीच में तो ये आधा प्रोसेस हुआ, आधा के बाद सेव पॉइंट पे प्रोसेस अटका हुआ है, यहां से यहां पहुंचने में अगर कोई दिक्कत आ गया सपोज मानते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फिर रोल बैक करेगा इस पॉइंट पे और यहां से फिर से एक बार चलेगा, तो क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। यूपीआई में यही चीज होता है, यूपीआई में कभी कभी देखे होंगे पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है, थोड़ी देर के बाद दूसरे अकाउंट में अपडेट होता है, तो वो क्या करता है कि रोल बैक पूरा ट्रांजेक्शन को नहीं करता है, वो क्या करता है सेव पॉइंट पे भेज देता है और सेव पॉइंट्स फिर दोबारा से उसको कुछ टाइम के बाद एक बार फिर से क्वेरी चलाता है और दूसरे के अकाउंट में बैलेंस अपडेट करवाता है, तो कमिट करवा देता है। अब है कॉन्करेंसी कंट्रोल, जब कई यूजर एक साथ सेम डेटा को एक्सेस या मॉडिफाई करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट या डेटा करप्शन हो सकता है, उसे रोकने की प्रक्रिया को कॉन्करेंसी कंट्रोल कहते हैं। जैसा नीड क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी रोकने के लिए, आइसोलेशन प्रॉपर्टी बनाए रखने के लिए, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक जैसे लॉकिंग प्रोटोकॉल हो सकता है, लॉक किसी डेटा आइटम को अस्थायी रूप से रोकना ताकि दूसरा ट्रांजेक्शन उसे मॉडिफाई ना कर सके। शेयर्ड लॉक होता है, एस लॉक बोलते हैं इसको, डेटा पढ़ सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते, मल्टीपल यूजर एक साथ रीड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक यानी एक्स लॉक, डेटा रीड और राइट दोनों कर सकते हैं पर एक समय में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को अनुमति होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे T1 अकाउंट बैलेंस पढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें शेयर्ड लॉक लगाया, अकाउंट बैलेंस पढ़ रहा है तो इसमें शेयर्ड लॉक लगा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। T2 उसी अकाउंट से अपडेट करना चाहता है तो वेट करेगा जब तक T1 फिनिश ना हो जाए। टास्क 1 क्या कर रहा है, अकाउंट बैलेंस पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर शेयर लॉक लगा हुआ है सपोज, तो T2 अगर कुछ उसमें अकाउंट अपडेट करना चाहेगा क्योंकि अकाउंट देख रहा है, अब यहाँ प्रोसेस हो गया तो इसको दिक्कत ना हो जाएगा, वो फ्लक्चुएट करेगा 500 रुपये है कि 700 रुपये है, तो इसको क्या करेगा, तब तक वेट करवाएगा जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद T1 फिनिश होगा फिर T2 हो जाएगा, तो मतलब उसका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। अब है 2 फेज लॉकिंग 2PL, ये सबसे फेमस लॉकिंग प्रोटोकॉल है। इसमें 2 फेज होते हैं, ग्रोइंग फेज लॉक किए जाते हैं नो अनलॉक, और है श्रिंकिंग फेज लॉक छोड़े जाते हैं नो न्यू लॉक। अब क्या होता है, वंस ए ट्रांजेक्शन रिलीज ए लॉक इट कैन नॉट एक्वायर अ न्यू लॉक, इससे शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन बनता है, यानी सेफ ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। ये सब बहुत हाई लेवल चीजें हैं, इतना चीज पूछता नहीं है तो इसको डीप में जाने का कोई उतना लॉजिक बनता नहीं, फिर भी ठीक है, कंप्लीट होने पर ही है, ज्यादा लंबा आज वीडियो शायद हो रहा है। सीरियलाइजेशन शेड्यूल है, जब कोई ट्रांजेक्शन पैरेलल चले फिर भी फाइनल रिजल्ट वही हो जैसा सीरियली चलाने पर आता है, उसे सीरियलाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। जैसे T1 डिपॉजिट 100 रुपये किया, T2 विड्रॉल 50 रुपये, अगर ऑर्डर बदल भी जाए तो फाइनल बैलेंस सेम है, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, जब ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प यानी टाइम ऑफ स्टार्ट दिया जाता है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर टाइम स्टैम्प से तय होता है, ऑर्डर ट्रांजेक्शन को हायर प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, T1 ओल्डर है और T2 न्यूअर है, एग्जांपल के तौर पे समझिए। तो T2 को कभी ऐसा चेंज नहीं करेगा जिससे T1 के रिजल्ट गलत हो जाए। T1 क्या है, पहले से था, T2 बाद में आया, तो T2 कभी ऐसा चेंजिंग कुछ नहीं कर सकता जिससे कि T1 का रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़े। तो इसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। डेडलॉक एंड इट्स हैंडलिंग, डेडलॉक जब दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे के लॉक का वेट करते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसे में डेडलॉक हो जाता है। ये जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो डेडलॉक को पढ़ना और जरूरी है, वहां पे डेडलॉक होता है। तो T1 ने A को लॉक किया और B का वेट कर रहा है, T2 ने B को लॉक किया और A का वेट कर रहा है। अब दोनों वेट ही चल रहा है, दोनों फंस गए, ये डेडलॉक कहलाता है। मतलब कि T1 मतलब टास्क 1 A को लॉक किया और B का वेट कर रहा है। ठीक है, अब T2 क्या करता है, टास्क 2 क्या करता है, B को लॉक कर दिया, जिसका ये वेट कर रहा है उसी को लॉक कर दिया और A का वेट कर रहा है। ये A ऑलरेडी T1 लॉक करके बैठा है और T2 B को लॉक करके बैठा है, ये B का वेट कर रहा है T1 और T2 A का वेट कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहा प्रोसेस, इसको बोलते हैं डेडलॉक। अब डेडलॉक हैंडलिंग मेथड क्या होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन, पहले से रूल बना दो कि कौन वेट करेगा, ये होना चाहिए भाई। डेडलॉक डिटेक्शन, पीरियड वाइज हम चेक कर सकें साइक्लिक फॉर्म पे कि भाई कब कब डेडलॉक हो रहा है। डेडलॉक रिकवरी, किसी एक ट्रांजेक्शन को रोल बैक करके सिस्टम फ्री कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डेडलॉक को हैंडलिंग करना। ठीक है, हाँ अब चलिए 2-3 स्लाइड है। डेडलॉक हो गया। टू फेज कमिट प्रोटोकॉल 2PC, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मल्टी सर्वर सिस्टम के लिए। अगर ट्रांजेक्शन कई सर्वर पे चल रही है तो या तो सभी सर्वर कमिट करें या सभी रोल बैक करें। स्टेप प्रिपेयर फेज, कोऑर्डिनेटर सभी पार्टिसिपेंट से पूछता है रेडी टू कमिट। कमिट फेज, अगर सब यस कहते हैं तो कमिट करो, नहीं तो रोल बैक। एग्जांपल, अगर एक बैक ट्रांजेक्शन 2 सिटी से सर्वर पर चल रही है तो दोनों ब्रांचेस को रेडी टू कंफर्म करना जरूरी है, नहीं तो रोल बैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, सर्वर दो अलग अलग जगह है, दोनों से रोल बैक करना पड़ेगा ना भाई। अब एक जगह मान लीजिए एक ही डेटा दो सर्वर पे, एक ट्रांजेक्शन होता है, एक इस सर्वर पे भी डाल देते हैं, एक सर्वर पे भी। अब हुआ क्या, एक ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ गया, ठीक है, तो हमको रोल बैक जब करना रहेगा तो हम दोनों डेटाबेस से करेंगे ना। पता चले कि यहाँ का हम सही कर लिए, यहाँ का किए ही नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। तो जब भी चीजें होगी कमिट करो नहीं तो रोल बैक करो। ये तभी हो सकता है जब मल्टीपल सर्वर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी जगह करने पड़ेंगे जहां जहां ये डेटा है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, जब एक ट्रांजेक्शन कई डेटाबेस या लोकेशन में फैला होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे इस साइड मेंटेन पार्ट ऑफ डेटा, कोऑर्डिनेटर इंश्योर ग्लोबल कंसिस्टेंसी, यूज 2PC प्रोटोकॉल टू इंश्योर ऑल साइट एग्री। जैसे मुंबई सर्वर डिडक्ट 500 रुपए, दिल्ली सर्वर ऐड 500 रुपए, दोनों कोऑर्डिनेट कमिट से ही फाइनल होगा। ठीक है, अलग अलग सर्वर पे हुआ लेकिन वो कमिट करके आपस में बातचीत कर लेगा। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में होता है। चलिए अब कॉन्सेप्ट एक ओवर थ्रू कर लेते हैं फिर से। ट्रांजेक्शन लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क मनी ट्रांसफर में ACID एटॉमिक कंसिस्टेंट आइसोलेटेड ड्यूरेबल। कमिट रोल बैक, सेव और अंडो का बात, कमिट मतलब कि सेव कर दिया, अंडो रोल बैक मतलब अंडो कर लिया। अंडो समझते ना, कंट्रोल जेड जो करते हैं वो चीज। कॉन्करेंसी कंट्रोल, मैनेज मल्टीपल यूजर सेफली। लॉक डेटा कंट्रोल मैकेनिज्म है। 2PL टू फेज लॉकिंग फॉर सेफ्टी। सीरियलाइजेबल, सेम रिजल्ट एज सीरियल एग्जीक्यूशन, टाइम स्टैम्प होता है ऑर्डर बाय टाइम। डेडलॉक, टू वेटिंग ट्रांजेक्शन कि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। 2PC कमिट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अक्रॉस लोकेशन। ठीक है, ये हो गया ओवर थ्रू। अब लास्ट का 3-4 स्लाइड जो आप पढ़े हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कुछ कमांड के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको गौर से देखिएगा। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में कमांड जो होते हैं ना वो 5 मेन कैटेगरी में बांटे जाते हैं। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना या बदलना। फिर होता है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डेटा इंसर्ट करवाना, अपडेट कराना, डिलीट करना। फिर आता है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक्सेस कंट्रोल लेना देना।
TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी ट्रांजेक्शन मैनेज करना, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज डेटा निकालना या फैच करना। ये 5 मेन आपको ध्यान में रखने। अब इसको डिटेल में देखते हैं। DDL क्या होता है भाई? DDL होता है स्ट्रक्चर या स्कीमा क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट करना। देखिए कमांड क्या क्या हो सकते हैं इसमें? क्रिएट, अगर हमको कोई डेटाबेस बनाना हो तो हम क्या बना, या टेबल बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे? एट्रीब्यूट्स डाल देंगे, रोल नंबर डालो, इंटीजर नेम डालो, वेर केयर 50 का। इस तरीके से क्रिएट से हम क्या कर सकते हैं? एक डेटाबेस भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। एल्टर, एल्टर क्या होता है? एग्जिस्टिंग टेबल में कोई भी चीज हम एक्स्ट्रा फिर ऐड मॉडिफाई करते हैं। जैसे एल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एज इंटीजर, मतलब कि ये पहले से बना हुआ था स्टूडेंट रोल नंबर नेम का, अब उसमें हम एज डाल रहे हैं तो एज कर दिए कि भाई एल्टर करो टेबल में, टेबल का नाम है स्टूडेंट, इसमें ऐड क्या करना है? एज ऐड करना है, जिसका कि वैल्यू कैसा होगा? इंटीजर होगा। ड्रॉप, अगर किसी टेबल या डेटाबेस को डिलीट करना होता है तो हम ड्रॉप क्वेरी चलाते हैं, ड्रॉप टेबल और उसका नाम, या ड्रॉप डेटाबेस और उसका नाम। ट्रंकेट क्या होता है? कि हमको टेबल डिलीट नहीं करना है, डेटाबेस डिलीट नहीं करना, हमको उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ है ना, जैसे रिकॉर्ड स्टोर हुआ है 50 स्टूडेंट का नाम है, उसको अगर हमको डिलीट करना हो, डेटाबेस रहेगा, टेबल रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करा है उसको डिलीट करना तो हम ट्रंकेट करते हैं। ठीक है। रीनेम, टेबल या कॉलम का नाम अगर बदलना हो तो ये क्वेरी चलाते हैं। ये किस में आता है? ये DDL में आता है। DML में क्या होता है भाई? DML में होता है इंसर्ट करवाते हैं, अपडेट कराते हैं और डिलीट कराते हैं। अब देखिए टेबल में नया रिकॉर्ड अगर हमको डालना है तो वो हम क्या करेंगे? इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे। ठीक है। इंसर्ट में इंसर्ट इनटू किसमें करना है? स्टूडेंट टेबल में। वैल्यू हम डाल दिए कि 101 डालो, नाम डालो, और उसका जो फील्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। अपडेट में क्या बोलते हैं? मान लो किसी स्टूडेंट का हमको कोई डेटा गलत डाल दिया, उसको हमको फिर से चेंज करना है, जैसे एज वहाँ पे हम गलत डाल दिए, 20 के बदले हमको 21 डालना है, तो वो क्वेरी हम चला सकते हैं। डिलीट में कि मान लीजिए वो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का हमको डेटा डिलीट करना है तो वो डिलीट क्वेरी चला सकते हैं। ये आता है DML में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। फिर होता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या बोलता है भाई? इसमें हम क्या करते हैं? फैच करते हैं। ठीक है, मोस्टली। हाँ ठीक है। DQL में क्या होता है कि फैच करने का, मान लिया हमको सिर्फ डेटा देखना है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि सारे स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। स्टार का मतलब कि सारे फील्ड, जितने भी इसमें फील्ड है सब दिखाओ। अब एग्जांपल देखिए, अगर स्टार लगाएंगे तो स्टूडेंट टेबल में जितने भी डेटा है उसका सारा फील्ड आ जाएगा, मतलब उसका नाम भी आ जाएगा, रोल नंबर जितना भी वहां पर होगा सब आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हमको नाम और उम्र ही देखना है तो हम स्टार के जगह यहाँ पे उस फील्ड का नाम डालेंगे, नेम कोमा एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिर्फ अब हमको क्या दिखेगा? स्टूडेंट टेबल में जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका नाम और एज दिख जाएगा हमको। अब कहीं पे हमको कंडीशन भी लगाना होगा कि मान लो हमको सारे डेटा दिखाओ, लेकिन उसके साथ साथ क्या दिखाओ? वैसे ही स्टूडेंट का दिखाओ जिसका कि एज जो है ना 18 साल से बड़ा है, 18 साल से कम वाले का हमको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में हम वेयर कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। फिर होता है सॉर्टिंग, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई नाम, नाम के अकॉर्डिंग ऑर्डर करके दिखा दो असेंडिंग ऑर्डर में। ASC होता है असेंडिंग, DESC होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेरी काम करता है। ये होता है DQL। चौथा है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि यूजर को परमिशन देना या हटाना, जैसे ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब किसी यूजर को एक्सेस देना, क्या दे रहे हैं? ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर 1। रिवोक मतलब एक्सेस वापस लेना, जो इसको एक्सेस दिए थे हम वो हटा रहे हैं। रिवोक सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूजर 1। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। TCL क्या होता है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है ये। इसमें क्या होता है? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को मैनेज करने वाले कमांड है ये। अभी आपको बता रहे थे सारा बैंकिंग सिस्टम इसी पर टिका हुआ है, वही बैलेंस वाला, कि एक साथ दो दो स्टेप चल रहे हैं तो वो पूरा स्टेप कंप्लीट होके कमिट होगा। ठीक है, नहीं तो रोल बैक कर जाएगा। अगर बीच में सेव पॉइंट लगाते हैं उसके बाद कोई एरर आता है तो फिर वहां से वो सेव पॉइंट पे रोल बैक करेगा। ये सारा कुछ अभी आपको बताए थे। ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये TCL होता है। ये बैंकिंग सिस्टम में बहुत काम आता है ये। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिक्स्ड एग्जाम्पल है। जैसे कि हमको बनाना है एक टेबल। ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाएगा। अब इसमें फील्ड दे दिया, रोल नंबर का फील्ड होगा और साइड
में इसका हम दे दिए कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा, जैसे इंटीजर है, इंटीजर दे दिए और इसको प्राइमरी की भी बोल दिए, फिर कॉमा लगाएं, फिर दूसरे फील्ड का नाम नेम, इसका किस टाइप का होगा, वेयर कैर 50 कैरेक्टर का लेगा, फिर कॉमा लगाएं, तीसरा फील्ड एज और ये इंटीजर होगा। इस तरीके से हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब उसी टेबल में इंसर्ट अगर हमको डेटा करवाना है, हमको पता है फील्ड क्या क्या है भाई, रोल नंबर है, नाम है और एज है, तो हमको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू और ब्रैकेट में दे देंगे कि 101 काजल और 20, तो काजल वाला डेटा सेव हो जाएगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 102 नेहा 21, नेहा स्टोर हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी क्या दे रखा है, प्राइमरी की दे रखा है, और यहाँ पे हम 101 ही डाल के सेव कराएंगे, पहले से ये डेटा स्टोर हो चुका है काजल वाला, तो ये स्टोर नहीं होगा, एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी की यूनिक होता है, तो ये जाएगा स्टोर करने, वहां देखेगा 101 तो पहले से है भाई, तो ये बोलेगा भाई डेटा गलत है, क्वेरी गलत हो जाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा। फिर होता है कि डेटा अगर देखना है तो सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, स्टार लगा के अगर किए तो पूरा डेटा आएगा। अगर कुछ कंडीशन लगाते हैं तो वहां पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, या सिर्फ नॉर्मल फील्ड का नाम दे देते हैं तो वो फील्ड दिखेगा। अगर मान लीजिए हमको सिर्फ यहाँ से क्या नाम दिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ नाम दिख जाएगा, काजल और नेहा हमको रिजल्ट में आएगा। लेकिन अगर स्टार लगा दिए तो हमको 101 काजल 20, 102 नेहा 21 ऐसे दिखेगा। अब अपडेट है, मान लीजिए अपडेट क्वेरी और भी है क्या, ठीक है यहीं पर है, ठीक है। अपडेट क्वेरी में मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट का हम क्या करते हैं, एज को चेंज करना चाह रहे हैं, तो अपडेट स्टूडेंट सेट एज 22 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102, 102 रोल नंबर जिसका होगा उसका एज जो है ना 22 हो जाएगा। डिलीट रिकॉर्ड करना, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर को डिलीट करना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, 101 वाला जो डेटा है ये डिलीट हो जाएगा। कमिट ट्रांजेक्शन आपको बता दें, कमिट लिखेंगे कमिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, DDL DML ये पूछता है। DDL मतलब क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, रीनेम, ये DDL में आता है, ठीक है। DML मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डेटा मॉडिफाई करने का। DQL सेलेक्ट होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। TCL ग्रांट और रिवोक करता है। TCL कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन, ये सारा कुछ करता है। यहाँ तक अपना क्या हो गया, DBMS कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, और अगला कौन सा पढ़ना है वो भी कमेंट कर दीजिएगा। कल मिलते हैं अच्छे तरीके से। और जो लोग अभी तक वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, हमको भी तो पता लगे कितना लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उस पर डेली बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन हम डालेंगे, 1-2 टेस्ट डेली बेसिस पे डालेंगे। तो जुड़ जाइए भाई, फ्री सेवा है, लगे रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।